हिंदुस्तान लोकतंत्र इसीलिए बचा हुआ है, और मैं इसको फैक्ट्स के तहत प्रूफ करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन बचा हुआ है। कनेक्शन 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को टैप वाटर कनेक्शन, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देना, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देना, 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट देना, 48 करोड़ लोगों को पीएम जनधन देना, 9 करोड़ को एलपीजी देना, 1 करोड़ ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, और एक भी स्कीम में ये नहीं लिखा था ओनली फॉर हिंदूज नॉट फॉर मुस्लिम्स। दिस इज व्हाट धर्मा इज। वो मारता गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार से ज्यादा उसने चाकू घोंपा। 16 साल की साक्षी मरती रही। साहिल सरफराज के सिर पर खून सवार था। साक्षी को दम तोड़ते देख उसका मन नहीं भरा, उसने पत्थर से उसका सर कुचल दिया। हाल ही में दिल्ली के शाबाद डेयरी इलाके में 8:45 पर भरी सड़क में लोगों के सामने साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या की और लोग सिर्फ देखते रहे। ये दरिंदा पकड़ा गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहिल सरफराज एक मुसलमान युवक जिस पर हत्या का आरोप है, वो हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष पहनकर क्या कर रहा था। जिस समूह ने द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताया, वो सरफराज की दरिंदगी पर यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। जिस समूह ने श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब की दरिंदगी के खिलाफ नहीं बोला, जिस समूह का खून तब भी नहीं खौला जब कन्हैया लाल और उमेश कोड़े की हत्या कट्टरपंथियों ने की, क्या वो लिबरल समूह आज मानेगा कि हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी विचारधारा के आतंकवादी साजिश कर रहे हैं? क्या भारत में हिंदू हित की बात करना आपको कम्युनल बना देता है? इस मुद्दे पर एक बार फिर प्रदीप भंडारी ने अपने जन्मभूमि इंदौर में डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में अपनी बात प्रखर तरीके से रखी। आइए उनकी वो स्पीच हम सब सुनते हैं। इस देश के हिंदुओं ने, मेजॉरिटी ने काम के बेसिस पे लोगों को वोट दिया। इस देश के हिंदुओं ने सोचा कि भाई 2014 के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था। 2014 के अंदर हिंदुस्तान की, जब मैं बात करूं इलेक्शंस के पहले, इकोनॉमी सबसे नीचे थी, और अब समय आ गया है होप का, और तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ जीत पाए। और अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि 2014 के अंदर जब अधिकतर देश चेंज चाह रहा था, पर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी that did not vote for change. Why? Why is it that for a Hindu voter, development is very important, but for the minority, development is not the parameter? For that significant minority, why is it that ऐसा क्यों है कि धर्म उनके लिए इतना बड़ा फैक्टर होता है वोट डिसाइड करने में? और मैं अब आपको बताना चाहता हूं क्यों। मैं आपको प्रूफ करूंगा। इस देश की, अगर आपने डेमोग्राफी को ध्यान से देखा होगा, इस देश की डेमोग्राफी बदल रही है, और मैं ये डेटा से प्रूफ करता हूं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको बंगाल का। अगर मैं आपको बंगाल की बात करना चाहूं, तो बंगाल में मुस्लिम शेयर ऑफ टोटल डेमोग्राफी आज की स्थिति में, कपिल जी, वही सिचुएशन पे पहुंच चुका है जो 1941 में था। 1941 में 29.48% बंगाल की पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। 1951 में ड्रॉप डाउन टू 19.46।
और 1951 के बाद बढ़ते हुए 2011 के डेटा के साथ से 27.01 और आज की तारीख में मोर देन 30% हो चुकी है. Now I have an issue that places where the demography of India is changing, जहां जहां अप्रत्याशित रूप से जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है या बदलाई जा रही है, या एक सुनियोजित तरीके से सेक्युलर नेता अपने वोट बैंक के लिए बदल रहे हैं, वहां पर मुस्लिम्स के अलावा हिंदुओं के जीतने के चांसेस कम होते जा रहे हैं. वहीं फैक्ट यह है कि अगर इस देश के अंदर हिंदू मेजॉरिटी एरिया से अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट भी फील्ड हो जिसने काम किया है, उसको भी वोट मिल जाते हैं. हमने कर्नाटका के अंदर अभी देखा कि मुस्लिम्स कंसोलिडेटेड हेविली टुवर्ड्स वन पार्टी. Lingayats completely divided, wanted change. Change happened. But why is it that where the 30% minority population is there in the country, why that minority population ensures that a party or an individual who speaks about Hindu hate is not voted to power? This is blatantly communal in nature. Also, उन एरियाज के अंदर मैं आपको और उदाहरण देना चाहता हूं. उन एरियाज के अंदर अगर आप फैक्ट्स के आधार पे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जहां, जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा. अगर मैं इसी में बंगाल के अंदर आगे जाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बाकी का भी उदाहरण दूंगा. अगर आप बसराहाट की पॉपुलेशन की बात करें, मुस्लिम पॉपुलेशन इज 75%. क्या किसी ने इन एरियाज के अंदर ये स्टडी किया है कि उन जगह पे जहां पे हिंदूज माइनॉरिटी में है, मैं हरवा की बात कर दूं, बसराहाट की बात करूं, बदूरिया की बात कर दूं, मगराहाट की बात कर दूं, इन सब एरियाज के अंदर जहां हिंदूज माइनॉरिटी में और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, क्या हिंदूज को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या हिंदूज को वहां पर उस अप्रत्याशित तरीके से अपना काम धंधा करने की आजादी है? क्या वहां पे एक हिंदू बेटी सुरक्षित है? क्या वहां पे हिंदू माता पिता अपनी बेटी को या अपने बेटे को वहीं पे रखना चाहता है, दूसरे राज्य में या दूसरी जगह भेजना चाहता है? ऐसा क्यों है कि जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, उनके माता पिताओं के मन में भय रहता है. वो सोचते हैं कि यहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इसको दूसरे जगह पे भेजो. अभी बंगाल के अंदर कुछ समय पहले कांस्टेबल्स की भर्ती निकली थी. अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, 90% of them belong to only one community, which was Muslim community. Why? Why is it that कुछ एरियाज की डेमोग्राफी बहुत सिग्निफिकेंटली बदली जा रही है? एंड दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट. मैं झारखंड की बात करूं, अब आपको लगता होगा कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है. अब इसका आप डेटा देखिए, और मैं अचंभित हो गया था ये देखते हुए. 1970 तक झारखंड के संथाल परगना में जो ट्राइबल पॉपुलेशन, इनफैक्ट टिल 2000s द ट्राइबल पॉपुलेशन वाज 35%. आज की स्थिति में ये ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम 35% it has gone down to 24%. Why? Because the Muslim population has increased, which was 15% in 1990 in Santhal tribe, Santhal area of Jharkhand. आज की स्थिति में 27% हो चुकी है. अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के अंदर भी आप स्थिति देखेंगे कि अगर सीमांचल में, अगर मैं एवरेज परसेंटेज की बात करना चाहता हूं, 2001 में हिंदूज वर मोर देन 50%. 2011 में Hindu percentage in Simachal in Bihar as per data is 31% and Muslim population is 68%. Now problem is कि इन एरियाज के अंदर जो माइनॉरिटी में वहां हिंदू है उसके इलेक्ट होने के चांस नियर टू नेग्लिजिबल. वहां पे उसके माइनॉरिटी राइट्स अवेल करने के चांस नियर टू नेग्लिजिबल.
आप टीका पहन के क्या फ्रीली दिल से अपने पूछिए क्या बिना डरे उन एरियाज में जा सकते हैं? द चांसेस आर वेरी लो. So ladies and gentlemen, my issue is not that demography is changing. My issue is that disproportionately the demography is changing. And this will have long-term implications on the destiny of India. और ये अभी हमें realize नहीं हो रहा है. क्योंकि केरला story जब आपने देखी होगी, what did you see? That it is not the other side to blame. I have nothing against the other side. I am just saying that this is a fact. But my issue is कि हम अपने हिंदू परिवारों के अंदर कूल लिबरल करने के चक्कर में अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अपनी इंडिक वैल्यूज के बारे में नहीं बताते, उनको अपनी धार्मिक वैल्यूज के बारे में नहीं बताते, अब उनको अपने हिंदू हेरिटेज के बारे में नहीं बताते. वी बिलोंग टू द मोस्ट लिबरल एंड साइंटिफिक रिलीजन एंड द मोस्ट एंशिएंट कल्चर. पर हम में से कितने जो परिवारों के अंदर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में बताया जाता है, हार्डली इसके बारे में बताया जाता है. एंड इसीलिए इट इज द हिंदूज टू बी ब्लेम्ड जहां पे ऐसी स्थिति हो रही है, नॉट द अदर साइड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने बेसिकली देख लिया कि क्या हुआ जब सेंगोल जो हमारे सिविलाइजेशन का एक प्राइड है, जो हमारी सनातन संस्कृति का प्राइड है, जो हमारी देश की धरोहर है, उसको 70 सालों से इसीलिए रखा गया साइड में. जानते हैं कपिल जी मेरे हिसाब से क्यों? बिकॉज सेक्युलर हिस्टोरियंस, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थॉट, ओ इफ वी टेल दिस, अगर हमने बता दिया तो सबके सामने ये पता चल जाएगा कि सेक्युलर हीरो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए उनको सेंगोल मिला था जस्ट बिफोर ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच. दीज पीपल डेजिस्ट टू बिलोंग टू एनीथिंग हिंदू एंड दे ओनली डू इट ड्यूरिंग इलेक्शंस. आप सोचिए क्या आपको, मुझे आई एम जस्ट शॉक कि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली फॉर मोर देन 20 इयर्स, 25 इयर्स. मुझे ये पता ही नहीं था कि ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी के पहले सेंगोल, जिसको पूरे हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से देश के पहले प्रधानमंत्री को दिया गया था, और इनकी हिंदू भावना के प्रति आप तिरस्कार देखिए कि एक म्यूजियम में उसको गोल्डन वॉकिंग स्टिक कहा गया. यू नो, आई फील पेन्ड. और ये आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि मोनार्की का वो रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज सच अ लेम आर्ग्यूमेंट. क्योंकि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब वो दिया जाता है तो देश लोकतंत्र बचा रहता है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको उसका सही स्थान देकर इज्जत देंगे तो देश लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा? दिस इज सो बुलशिट. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस इज अ वेरी डीप नेक्सस. और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं. इन लोगों ने कहा था, और मैं डेटा के आधार पे कह रहा हूं दोस्तों, ये टाइम न्यूट्रल बनने का नहीं है, ये टाइम जो है सत्य के साथ खड़े रहने का है एट द नेशनल लेवल, क्योंकि ये हमारे देश की डेस्टिनी की बात है. अब इन लोग ने कहा कि भाई हिंदू लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से देश खतरे में पड़ जाएगा, देश को दिक्कत हो जाएगी, देश को दिक्कत हो जाएगी. नाउ डेटा क्या कहता है कि एक हिंदू सिविलाइजेशनल लीडर ने अपनी हर पॉलिसी के अंदर इक्वालिटी फॉर ऑल की बात करी. और अगर मैं डेटा पढ़ना चाहता हूं तो अगर आप डेटा की बात करेंगे, क्योंकि मैं डेटा लेके आया हूं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को टैप वाटर कनेक्शन, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देना, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देना, 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट देना, 48 करोड़ लोगों को पीएम जनधन देना, 9 करोड़ को एलपीजी देना, 1 करोड़ ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना. और एक भी स्कीम में ये नहीं लिखा था ओनली फॉर हिंदूज नॉट फॉर मुस्लिम्स. दिस इज व्हाट धर्मा इज, एंड दिस इज व्हाट a Hindu civilizational leader can do, that is believe in equality for all. आप खुद पूछिए क्या नुकसान हुआ है किसी भी धर्म का, किसी भी माइनॉरिटी का? कपिल जी, क्या जेन्युइनली नुकसान हुआ है? क्या एक सरकारी स्कीम नहीं मिली है? क्या किसी को बोलने की आजादी नहीं है? क्या नुकसान हुआ है? सिर्फ एक नुकसान हुआ है कि पहले अपीजमेंट हुआ करता था, तुष्टीकरण हुआ करता था, अब इक्वालिटी होती है. अब आप सोच रहे ऐसा नहीं है कि आपने टीका पहन लिया, उसने बुर्का पहन लिया तो आपको स्कीम मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेगी. दैट इज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ द डे डज. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इन सब ने
2014 के पहले और अभी भी ये भ्रम फैलाया था कि देश खतरे में पड़ जाएगा। इनफैक्ट देश की ग्लोबल लेवल पे जिस हिसाब से एक प्रेस्टीज आगे बढ़ी है, दिस नेवर हैपेंड बिफोर दैट। बिलीविंग इन इंडिक ट्रेडिशंस, वैल्यूइंग द इंडिक ट्रेडिशंस, बिलीविंग इन हिंदू ट्रेडिशंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको अभी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कपिल जी, ये तब रियलाइज होता है जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहां ट्रूली कम्युनल सरकारें रहती हैं या कम्युनल लीडर्स रहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट इशू, एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग that it is your responsibility to understand what it means when a Hindu civilizational leader believes in dharma. This is very very important. और इसीलिए दोस्तों, क्योंकि काम के आधार पे स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉबीज इस आधार पे स्टॉप नहीं कर सकती, सो एक पूरा ग्लोबल नेक्सस चल रहा है, जिस ग्लोबल नेक्सस का एक छोटा सा टीजर कपिल मिश्रा जी ने देखा होगा दिल्ली दंगों के वक्त, जब आप हिंदू परिवारों की मदद करने गए थे। पूरा ग्लोबल मीडिया इनको कम्युनल बायगॉट कहने के लिए तैयार था, पर ही डिड नॉट स्टॉप। ही इंश्योर्ड दैट द हिंदू विक्टिम्स के लिए वो साथ में खड़े रहे। अरे इस देश में ताहिर हुसैन को इन लोगों ने किस तरीके से बचाने की कोशिश करी थी, जिसने उसके छतों से पत्थर फेंके गए थे। सो देयर इज अ ग्लोबल नेक्सस। ग्लोबल नेक्सस क्या है? ग्लोबल नेक्सस 3 काम चाहता है। एक, हिंदुस्तान को वीक करो। दूसरा, हिंदुस्तान को वीक करने के साथ में हिंदू को हिंदू होने पर सॉरी फील करवाओ। हिंदू शुड नॉट फील प्राउड टू बी अ हिंदू। एंड नंबर 3, डेमोग्राफी को अप्रत्याशित रूप से बदलो, क्योंकि जब ऐसा होगा सब कुछ बदल जाएगा। And one more point I want to say, and this is something which is very important. आप लोग सरकारें बदलते, लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। एक हिंदू मेजॉरिटी देश में लोकतंत्र कपिल जी बचा हुआ है। अभी 13 नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं इस देश के अंदर, 13 नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र के डेमोन्स्ट्रेशन क्या हो सकता है? पर क्या ऐसा वहां होता है जहां हिंदूज माइनॉरिटी में है? क्या वहां ऐसे कैंडिडेट्स बदले जाते हैं? द बिग आंसर इज NO। डेटा उठा के देखिए, सीमांचल का डेटा उठा के देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके के कैंडिडेट्स जीते हैं पिछले 40 सालों में। आप बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद का डेटा उठा के देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके के कैंडिडेट जीते हैं। मतलब कभी ऐसा ना हो कि आपको माइनॉरिटी बनना पड़े और तब आपको रियलाइज होगा कि सच में माइनॉरिटी अंडर थ्रेट क्या होता है। दिस इज हेवन फॉर माइनॉरिटीज। सो डोंट गेट इनटू दिस कंफ्यूजन कि यू आर ने वो भाईचारा, कुछ नहीं, सब कुछ एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। अभी सोशल मीडिया के युग के अंदर, इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आज पॉसिबिलिटी कि आप जागृत हुए हैं, और इसको मैं कोई सरकारों से नहीं कर रहा हूं, मैं एक लार्जर नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं इस वक्त गलत बात कर रहा हूं तो आप खुद डेटा उठा के चेक कर लीजिए, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, इकोनॉमी जिस रेट से आगे बढ़ रही है, ये अगर आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कपिल जी, हिंदू परिवारों के अंदर बच्चे बड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, चलो अच्छा जॉब कर लेंगे, कोई कंपनी खोल देंगे, आगे बड़े हो जाएंगे, चीज हो जाएगी। व्हाई इज इट दैट कि जब एक हिंदू गलत करता है, इनफैक्ट आवर कल्चर इज सो, आई वुड से, मॉडर्न, कि हमारे ही लोग आके बोलते हैं इसने गलत किया, इसने गलत बयानबाजी की। दिस इज समथिंग विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिलीजन। बट जब इंफ्लेमेटरी स्पीचेस दी जाती है कि हम 40 करोड़ या 100 करोड़ को बता देंगे क्या होगा, ऐसा क्यों होता है कि जो हर दूसरे दिन फतवे देते हैं वो उस वक्त शांत हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ये जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ खुलकर नहीं बोला जाता? सो प्लीज डोंट थिंक कि आपके वजह से कोई दिक्कत हुई है। नो, इट इज द प्रॉब्लम इज विद इन, and their intellectuals have to stand up and tell a wrong and a right. This is what is very very important. So ladies and gentlemen, हमारा देश जो है ना इस वक्त वो एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है कि पहले वो गड्ढे पे गाड़ी जब चलती थी कि चलो फर्स्ट गियर चलाओ, सेकंड गियर चलाओ, थर्ड गियर चलाओ, चौथा गियर चलाओ, दैट इज हाउ इट इज देयर। अब एक हाईवे तैयार हो चुका है
जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो। और एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एंड दिस इज व्हाट यू एज यूथ शुड अंडरस्टैंड, कि जब भी अगर कोई आपको कहे, आइडियली एक सरकार का विजन क्या होना चाहिए कि वो आपको इंटरडिपेंडेंट बनाए, मतलब कि अगर आपको फ्री या सब कुछ फ्री 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 करे, मतलब समझो कि वो आपकी स्थिति वेनेजुएला वाली करने वाली है। जब सब कुछ पहले फ्री था, ऑयल रेवेन्यू कम हो गए, उसके बाद देश के क्या हाल हो गए। अरे आप भी जब बड़े होते हो तो क्या अपने माता पिता से पैसा लेना चाहते हो? क्या नहीं चाहते हो? आप खुद चाहते हो कि पैसे कमाओ, अपनी चीज करो, पॉकेट मनी थोड़ी जिंदगी भर लेके रहोगी। तो ये स्वाभिमान की बात होती है कि असली नेता वो होता है जो वो मूलभूत सुविधाओं को क्रिएट करे जिससे व्यक्ति खुद सक्षम हो सके, उसकी आय खुद बढ़ सके इन द लॉन्ग टर्म, दैट इज रियल। और जो दूसरी चीज करता है मतलब उससे वोट बैंक कर रहा है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज दो बातें आप मेरे स्पीच के बाद जाकर देखिएगा। उन एरियाज को पढ़िए जहां पे हिंदूज माइनॉरिटी में हैं, क्या वहां पे यू हैव लिबरल वैल्यूज? आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ अस बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट Kapil Mishra ji, the Constitution of India is followed in letter and spirit in this country. Take the example of the Islamic Constitution, the Islamic Republic of Pakistan. वहां क्या हाल हुआ? हम लोगों ने इंश्योर किया है, and in fact we are proud that our country is a constitutional democracy. But my question is, what about the Hindu minority who is living in areas where they are in minority? उनका क्या? वहां क्या जहां डेमोग्राफी अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित होने की जरूरत है? प्लीज लुक, रिसर्च, फाइंड आउट, एंड द ट्रूथ विल स्टेयर इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज फॉर यू टू डिसाइड। ये आपको निर्धारित करना है, और ये सब आप सबको निर्धारित करना है कि आप कैसी डेस्टिनी चाहते हैं। क्या आप एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की डेस्टिनी चाहते हैं, या आप एक फंडामेंटलिज्म की डेमोक्रेसी चाहते हैं? फंडामेंटलिज्म का रास्ता चले। और याद रखिएगा, फंडामेंटलिज्म जो है, अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, शुरुआत उसकी बैकिंग हमेशा लिबरल्स ही किया करते थे, उसके बाद जाकर फंडामेंटलिस्ट वैल्यूज को इंपोज किया जाता था। इनफैक्ट यूरोप, कपिल मिश्रा जी, यूरोप वाज फर्स्ट टॉकिंग अबाउट लिबरल वैल्यूज। नाउ फ्रांस रियलाइज कि बॉस, दिस इज समथिंग व्हिच कैन बिकम अ सिक्योरिटी थ्रेट टू अस। यूरोप इज ऑल्सो रियलाइज, आपको भी रियलाइज करना है। स्पीक अबाउट इक्वालिटी, स्पीक अबाउट हिंदू रेनेसांस, क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो नींव है, और जो ये डिसएग्रीमेंट्स अभी हैं, आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज instilled in our culture. But we all need to stand for our Hindu brothers and sisters who are living in those areas where they are in minority. They need a voice. It is for time for आप सभी को कि अपनी जिंदगी में कुछ भी करें, उनको एक वॉइस दे, उनके लिए कुछ करें। और लास्ट में हमेशा एक बात याद रखना, सक्सेसफुल बनना, क्योंकि नथिंग सेल्स लाइक सक्सेस। सो आप सभी को अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने जरूरत है। अमेरिकन से सीखिए, अपने हर प्रोडक्ट को बेचते हैं ग्लोबली, क्योंकि उनके पास वेल्थ पावर है, सब पावर है, और उसके साथ में चर्च, एवरीबडी इज एक्टिवेटेड एंड दे वर्क एंड दे डू ऑल ऑफ दैट नेटिव एडवर्टाइजिंग। सो यू ऑल हैव टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज हमारा देश एक लौता देश है जो हिंदुओं के लिए है, जहां पे हिंदुओं को शरण दी जा सकती है। It's the only Hindu majority country, and it is our duty to ensure that in this democracy हमारा हित का भी ख्याल रखा जाए, जो रखा जा रहा है। और जो हिंदू माइनॉरिटी एरियाज हैं, उसके लिए आप काम करिए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा जो मैंने बोला है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, और मुझे बहुत खुश हो रहा है कि मैं इंदौर में ये बात कर रहा हूं, देवी अहिल्या भाई होलकर के नगरी से ये बात कर रहा हूं, जिनकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर जो आपने देखा था, जो औरंगजेब जैसे आक्रांता छू नहीं पाए थे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, और जोर से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।